समीक्षा से होगा समाधान, क्या हो पाएगा? आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। समीक्षा मुख्यमंत्री ने की और इससे पहले कब कब की, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आप तक होगी, लेकिन क्या इससे समाधान सॉल्यूशन निकल पाएगा? क्या जानकारियां दी जा रही हैं और क्या जानकारियां बताई जा रही हैं? इसके बीच में जो एक फासला है, वो फासला कैसे दूर होगा? सवाल इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, मंशा स्पष्ट है, शराबबंदी को सफल बनाना, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री के चाहने से कैसे हो जाएगा? और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद जो 10 बड़े फैसले लिए गए, उन फैसलों के बाद भी सवाल उठते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सवाल हो या बिहार का हर वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है, इस 10 बड़े फैसलों पर एक एक कर उस पर भी आपको गौर फरमाना होगा। अगर एसआई जो कि थानाध्यक्ष हैं, अगर उन पर कार्रवाई होती है तो सवाल यह पनपेगा कि उन्हें जिन्हें रिपोर्ट करनी है, एसपी साहब पर क्यों नहीं, डीजीपी साहब पर क्यों नहीं? क्यों डीजीपी साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हैं, यह बताने के लिए हैं कि कौन कौन से फैसले लिए गए, कब कब लिए गए, कब कब समीक्षा की गई? तो उन्हें यह भी बताना होगा कि सिर्फ छोटे अधिकारियों पर ही नहीं, बड़े अधिकारी भी नपे हैं। आपको याद होगा जब बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही थी, तो 2 ऐसे अधिकारी थे जो नाप दिए गए थे। कहा गया कि इन्हें हटा दिया गया, उन पर एक्शन होगा, हुआ भी। तो फिर शराब के मामले में वो लिस्ट कहां है जिसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं? इसे अभियान का एक प्रारूप देना था, बड़ा रूप देना था, वो कहीं नजर नहीं आता। दूसरी बात यह कि नशा मुक्ति केंद्र का हाल क्या है, इस बात की जानकारी, इसकी मॉनिटरिंग, इसका परफॉर्मेंस क्या है, इस बारे में सरकार क्या बताएगी, डीजीपी महोदय बताएंगे। और जिस समीक्षा से समाधान तक का सफर हम तय करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है। सवाल भरा यह चिन्ह पूछ रहा है, ऐसा लगता है कि समाधान के मुंह पर माइक लगा है और वो बार बार पूछ रहा है कि समीक्षा से क्या समाधान हो जाएगा। जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं पुलिस पर कार्रवाई की, डीजीपी महोदय के द्वारा कही गई एक एक बात है। उन्होंने जो कहा हमने छाप दिया और स्क्रीन पर ला दिया, और इस बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं क्या क्या किया गया, किस तरह से एक्शन लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बंद संकल्पित मुट्ठी में वो सार है जिसे बराबर उन्हें समीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन ऐसा हो ही क्यों रहा है? एक्शन की बात हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है? अगर शराबबंदी इतनी ही सफल है तो बार बार बैठकों का दौर, या फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मीटिंग होगी, फिर से मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में निकलता क्या है? एक्शन की बात। आज कल यह मीटिंग हुई और आज खबर आई। इतने सारी बातों को पढ़ने के बाद चलिए अब हम उस स्क्रीन पर लाते हैं तस्वीर को कि आज ठेले पर शराब बरामद की गई है। हमारे सहयोगी उसे स्क्रीन पर लाएंगे। शराब जब्त की गई। ये एक देखिए कैसे शराब बनती है। चूल्हे पर अनाज का दाना, ये सवाल में है कि अनाज कितना मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन चूल्हे पर शराब चढ़ी थी और ये पूरे वैज्ञानिक विधि से शराब तैयार की जा रही थी। सवाल इस पर भी है, देखिए क्या इंतजाम थे, कब से चल रहा था, आज ही क्यों पकड़ा गया, ये भी सवाल है। महुआ की शराब बनाई जा रही थी, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे, ये सवाल है। चलिए इसके बाद एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपने गाड़ी देखी होगी, बड़े बड़े इंतजाम देखे होंगे तस्करों की तरफ से। ठेला गाड़ी पर पकड़ लिया गया, जो शराब की जो बड़ी खेप थी वो ठेला गाड़ी पर मिली है, ये देखिए। तो बिहार में कुछ इस तरीके से शराब की ढुलाई सप्लाई चल रही है और देखिए एकदम बिल्कुल ताजा माल है जिसे बोरे में बंद कर रखा गया। हालांकि जिसे पकड़ा गया उसके गर्दन में गमछा है और पुलिस का हाथ उसे पकड़कर ले जा रहा है। हमारे साथ सुहेली मेहता जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से। सबका एक साथ स्वागत है। सुहेली मेहता जी, 2 तस्वीरों से जाहिर होता है पुलिस एक्शन में है, लेकिन वही है सोडा वाटरी धुन कि एक बार उफान आने के बाद आगे क्या होगा, कहीं उफान ठंडा ना हो जाए। क्या जवाब है इसका?
इसी उफान को ठंडा नहीं होने देने के लिए बार बार समीक्षा की ज़रूरत है, जिस पर कि कटाक्ष किया जा रहा है कि ये समीक्षा से क्या होगा। और ये एक सामाजिक मुहिम है, ये राजनीतिक मुहिम नहीं है कि एक बार कह दिया गया तो संगठन उस नियम पर अपना काम कर रहा है। सामाजिक मुहिम है, लोगों के बीच का मुहिम है, लोगों के द्वारा ये क्रिएट किया हुआ है, ये लोगों की समस्या है, इसको भंग करने में भी लोग ही लगे हुए हैं, इसलिए ये लोगों के मन से ही होगा। आज देखिए, आपने बताया कि ठेला पर चल रहा है और चूल्हे पे चल रहा है। कल समीक्षा बैठक हुई है, इतना कड़ा निर्देश मुख्यमंत्री जी का आया है, उसके बाद भी अगर कोई इस तरह से चूल्हे पर चढ़ा के शराब बना रहा है, इसका मतलब कितनी बड़ी चुनौती है हमारे बिहार में, ये तो सबको समझना पड़ेगा। और इसलिए हम आम जनता से ये निवेदन करते हैं कि इस जहर पर जिद मत कीजिए। अच्छा शराब भी अगर होगा, जहरीला से तो लोग खत्म ही हो जा रहे हैं, लेकिन अच्छा भी होगा तो वो घाटा छोड़ के फायदा नहीं करेगा। और अगर ये तो समझदारी वाली अपील है सुहेली मेहता जी, समझदारी वाली अपील है, उसी तरीके की अपील लग रही है। नहीं, ये अगर जिद है, अगर ये जिद है सवाल करने के लिए देते हैं, यहाँ से लोगों को बहुत समझाते हैं कि भाई समझ जाइए, मास्क लगाने के लिए हमसे ज्यादा किसी ने थोड़ी कहा होगा। स्वाभाविक है, हमारे मुख्यमंत्री जी इस मुहिम में लगे हैं, तो हम ही लोगों जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जब रिक्वेस्ट करेंगे और ये अपील करेंगे तो लोग इसको मानेंगे। और रिक्वेस्ट से तो हेलमेट खूब पहना लोगों ने, और जब तक पीने वाले रिक्वेस्ट से तो सीट बेल्ट खूब लगाई लोगों ने, वाले अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक शराबबंदी सफल नहीं होगा। ये भी हम बता रहे हैं। क्या हाल हो गया? नहीं, देखिए 10 बड़े फैसले लिए गए, से भी ज्यादा हम ठीक है सरकार की तरफ से 10 फैसलों पर आप बोलने के लिए आजाद हैं। एजाज अहमद साहब, क्या दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव के सभी सवालों को बहुत गहनता से हमने पढ़ा भी है और उसे हम जगह दे रहे हैं। तकरीबन उसमें से 4 से 5 पॉइंट जो है वो आप नीचे देख सकते हैं, इसलिए ये बराबरी का भाव हमने रखा। कहीं कोई द्वेष, कहीं कोई ऐसी भावना हमारे अंदर नहीं है। जो सवाल हैं, जो जायज सवाल हैं, वो स्क्रीन पर हैं। एजाज साहब, देखिए विवेक जी, ये मतलब जायज़ और नाजायज़ का मामला नहीं है, मामला है बिहार के लोगों के साथ जुड़ा हुआ, बिहार के लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार नीति तो ले आती है, लेकिन इसकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत अगर ठीक होती तो शराबबंदी आपने देखा होगा 2016 में लागू किया गया, 2017 तक पूर्णतः लागू रहा, जब तक ये महागठबंधन के साथ रहे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, फिर उसी तरह से शराब के कार्यक्रम को इन्होंने, याद होगा आपको 2005 से 2015 तक इन लोगों ने प्रोत्साहन नीति लाया था, शराब का ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की उगाही हो इसके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज शराबबंदी का श्रेय ले रहे हैं, उस समय वो कहते थे कि अगर ये शराब लोगों के बीच राजस्व के संसाधन का एक बड़ा साधन है, और महिलाओं और बच्चियों के बीच जाकर के मुख्यमंत्री जी ने जब कहना शुरू कर दिया कि बच्चियां, आपको जो साइकिल मिल रही है, आपको जो पोशाक मिल रहा है, ये शराब के पैसे से मिल रहा है, तो बच्चियों ने उस समय विरोध करना शुरू कर दिया और साइकिल लौटाना शुरू कर दिया। कटिंग लेकर आए और उसी समय एजाज साहब, वो कटिंग है क्या पेपर वाली? नहीं, कटिंग नहीं, हकीकत है। हाँ। हकीकत है, हकीकत है। कैसे मान ले हकीकत? सुहेली मेहता ने हमें मौका देना होगा फिर। आप नहीं, ठीक है, ये सवाल हमारा नहीं है। देखिए मोतिहारी की सभा में, मोतिहारी की सभा में उन्होंने कहा था, मोतिहारी की सभा में कहा था, रहे हैं कि शराबबंदी का श्रेय माननीय मुख्यमंत्री लेना चाह रहे हैं। 15 साल इनकी सरकार थी तो कहाँ शराबबंदी पर कभी चर्चा हुई थी? वो मैं बता रहा हूं, जिसमें ताकत होगी, जिसमें साहस होगा, वही ऐसा निर्णय ले सकता है, विवेक जी, जो कि मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए बहुत इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और आज ये लोग भी क्रेडिट भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्रेडिट यहीं पे खत्म हो गया। समीक्षा बैठक हुई, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए और आज देखिए लगातार और हम बधाई देते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। कुछ एसपी के सोशल मीडिया पर हमने पोस्ट देखा कि वो लोग भी अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि वो लोग जागरूकता भी और कार्रवाई भी दोनों करने के मूड में है। अब हमें जैसा लगता है कि देखिए व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि जब बार बार किसी चीज को याद कराया जाता है तो वो उसमें लग जाते हैं। विवेक जी ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, कि 2002-2003 तक हम लोगों के कार्यकाल में
3095 शराब के दुकान थे या ठेके थे। लेकिन एनडीए शासनकाल में 2013 से 14 तक इन्होंने 5500 ठेके शुरू करवाए और उसको आगे बढ़ा करके इन्होंने 14,000 तक पहुंचाने का काम किया। हर पंचायत में 2-2 शराब के ठेके खोले गए, दुकान खोले गए। हद तो यह है कि गांव-गांव तक इन लोगों ने शराब पहुंचाने का काम किया। फिर बंद लोगों किसने को किया? मैं बता रहा हूं ना, सुहेली जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। महिलाओं के मांग पर नहीं आप बंद किए। जब हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया कि मदिरालय नहीं, मदिरालय नहीं, पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं, किताब चाहिए, तो बच्चियों ने औरतों ने हम लोगों का साथ देने का काम किया। और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जितने दल के लोग थे, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, सभी दलों के लोगों ने दबाव बनाने का काम किया। और उस समय श्री लालू प्रसाद जी और उस समय के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले शर्त नीतीश जी को रखा कि आप 2015 जब तक हमारे साथ नहीं आए थे तब तक आप शराब प्रोत्साहन नीति लागू करते रहे, लेकिन आपको हमारे साथ आने पर सबसे पहले शराबबंदी लागू करना होगा। और हम लोगों के दबाव पर 1 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के दबाव पर, महागठबंधन साथियों के दबाव पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू करने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि उसका श्रेय वो दलों के लोगों को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने एक महिला के कहने पर, और जब ये उसी मोतिहारी की सभा में जब बच्चियों ने विरोध किया तो इनको लगा कि अब जो है ना ये हमारे लिए संकट की घड़ी आ रही है। और उस संकट से बचने के लिए और जो राष्ट्रीय जनता दल अन्य दलों का दबाव था, उसके कारण 1 अप्रैल 2016 दीदियों ने अपील की, शराबबंदी कानून को लागू करना। जीविका दीदियों ने अपील की। देखिए बीच-बीच में भूल रहे हैं कहानी करने में। नहीं, अब हमको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो इनको है। पहले सरकार को आता था राजस्व में कोष, लेकिन अब समानांतर कोष की व्यवस्था इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की कर ली है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनता दल यू के नेता बराबर के भागीदार हैं। लीजिए, आप देखे होंगे विनोद शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने नहीं बैठने देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी के भाई के घर से जो और उनके स्कूल से जो शराब बरामद हुई, विनोद शर्मा जी, उसका पूरा एविडेंस समीक्षा से समाधान पर डिबेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अफसोस माननीय मुख्यमंत्री को बगल में खड़ा करके मुस्कुराने के लिए छोड़ देते हैं। एजाज जी, सकारात्मक सोच करके किसी डिबेट में जाना चाहिए। देखिए, सकारात्मक तो आप लोगों का सोच हम लोग देख चुके हैं। आपकी बात सुन लिया, आपके साथ जब जनता दल आया है तब शराब प्रोत्साहन नीति लागू हुई है। आपको बोलने का मौका दिया हमने, हमारी बात भी सुनिए। हम विवेक जी को धन्यवाद देते हैं कि लगातार शराब पर करा रहे हैं, जो कमियां उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार समीक्षा कर रही है, माने बहुत बड़ी बात है। सरकार का ध्यान कहीं न कहीं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, भाजपा जदयू की सरकार जिस चीज को लेती है बहुत गंभीरता से लेती है और निश्चित रूप से इसके परिणाम आएंगे। आपने पहले भी सुना होगा कि सती प्रथा होता था, आज होता है क्या? एक भी सती प्रथा कानून बने धीरे धीरे बंद हो गए। बाल विवाह अब नाम के कभी कभी गलती से हो जाते हैं, तो इतना घबराने से नहीं होगा। क्योंकि क्यों आप घबरा रहे हैं, इसका जवाब जनता को देना होगा। आप बात करने लायक नहीं है। आप चौक चौराहा पर शराब पिलवाते थे, आप होली में शराब पीकर डांस आपके नेता करते थे। क्या बातें करते हैं? आपको बोलने गांव में शराब की दुकानें खुल गई थी महिलाओं के जनता पार्टी और जनता दल के कार्यकाल में। अपनी 2005 से 2015 जवाब सुन लीजिए, उसका जवाब क्या है? जवाब सुनिए, सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं है। गलत बयानबाजी मत करिए, देखिए आप अपने मंत्री को हटाने का काम करेंगे क्या? आप अपने मंत्री को हटाने का काम करेंगे जिसके घर से शराब बरामद हुआ है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाया जिस पर चोरी का आरोप चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चोरी का आरोप नहीं है, माफ कीजिएगा, अभी तक चोरी का आरोप नहीं है। आप जैसे लोगों ने सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम किया, जिसके कारण ये आज स्थिति पैदा हुई। चलिए, अब इससे ज्यादा विषयांतर नहीं होने देंगे। राजेश राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेश राठौर। बिहार में जो स्थिति है, शराबबंदी की समीक्षा हुई और समीक्षा के बाद एक्शन में सरकार है और प्रशासन के लोग हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि खाली लगातार सिर्फ
सिर्फ चौकीदार ही क्यों, सिर्फ एसआई क्यों, सिर्फ थानाध्यक्ष ही क्यों, सवाल ये भी है। अब विवेक नहीं चलने वाला है यार। राजेश राठौर, और जो भी हो, इस तरह के लोग विचारधारा रुक जाइए, आप रुक जाइए। विवेक जी, जनता ने सबक सिखाने विवेक शर्मा जी, रुक जाइए। हाँ, विवेक जी, हाँ। हम इस पे एकदम चर्चा नहीं करना चाहते अब कि किसने कितनी शराब की दुकानें खुलवाई, कितने शराब की दुकानें बंद करवाई। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने जो निर्णय लिया था कि पूर्ण शराबबंदी हो, तो आंशिक रूप से ही सही, भारी मन से ही सही, बिहार के तमाम राजनीतिक और सामाजिक दलों ने उसको समर्थन किया था। लेकिन हम आज चर्चा इस विषय पे कर रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी फेल कैसे है, बिल्कुल उस पर हम नियंत्रण कैसे करें, और इस पे हम भागा खुले मन से चर्चा करेंगे, इच्छा शक्ति होगी तो शराबबंदी पूर्ण रूप में होगी। महात्मा गांधी का सपना था वो पूरा होगा। लेकिन कल बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौत हुई तो उन्होंने कहा कि 16 तारीख को हम समीक्षा बैठक करेंगे। अच्छी बात थी, उन्होंने समीक्षा बैठक भी की, 7 घंटे तक लगातार बैठक की। लेकिन पूरे कैबिनेट मिलके, पूरे आला अधिकारी मिलके सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी की स्वीकारी करते हुए थानेदार और चौकीदार को दोषी माना। यानी कि 7 घंटा समीक्षा के बाद अब शराबबंदी का सारा ठिकाना, शराब बिकने का सारा ठिकाना सिर्फ चौकीदार और थानेदार पे होगा। तो डीएसपी, एसपी, आईजी और डीजीपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, होम डिलीवरी को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वीकारा जिस रूप में, मैं साधुवाद देता हूं। अब उसको रोकने की बारी आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 7 निश्चय की बात कर रहे हैं। तो ये तो अंतिम निश्चय है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी से पहले 6 निश्चय पे इनको बात करना पड़ेगा। पहला, स्टेट डिलीवरी कौन करता है, दूसरा कमिश्नरी डिलीवरी कौन करता है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी कौन करता है, चौथा नगर निकाय डिलीवरी कौन करता है, पांचवा ब्लॉक में डिलीवरी कौन करता है, छठा पंचायतों में डिलीवरी कौन करता है। तब होम डिलीवरी की बात आएगी जो कुकुर मुत्ते की तरह है। जब 1, 2, 3, 4 डिलीवरी करने वालों को सरकार नहीं पकड़ सकती, ट्रक वाले माफिया को नहीं पकड़ सकती, तो होम डिलीवरी करने वालों को कैसे पकड़ेगा। और जिस प्रकार से चौकीदार और थानेदार को दोषी मान लेंगे, तो आज कोई गांव ऐसा है जहां शराब नहीं बिक रहा है तो पता चलेगा बिना चौकीदार और बिना थानेदार के थाना चल रहा है। क्या आईपीएस थानेदार बनेंगे, क्या नीतीश कुमार नई वैकेंसी लाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री से एक आग्रह है, आपके माध्यम से सुन रहे होंगे कि जब इस प्रकार की समीक्षा कीजिए तो आप आला अधिकारी के साथ, कैबिनेट के साथ जरूर कीजिए, लेकिन अगर समाज के कल्याण की बात हो तो राय के लिए ही सही विपक्षी दलों के लोगों को बुलाइए, जिसको आप दोषी मानते हैं तो निचला बिंदु है शराब, चौकीदार और थानेदार को उसमें रहना चाहिए। बिना चौकीदार, बिना थानेदार का दोषी थानेदार को पहला दोषी माननीय मुख्यमंत्री जी है। विपक्ष को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ थानेदार और चौकीदार, ये नहीं कहा गया है कि बड़े अधिकारी का कुछ नहीं होगा। किसी पर नोटिस हुआ है क्या? किसी आईपीएस पर आज तक नोटिस हुआ है 5 महीने 5 साल में? लिस्ट सिवान के एसपी शराब के मामले में हटाए गए थे, जानकारी सिवान के एसपी अगर इसी प्रकार के चौकीदार और थानेदार पर कार्रवाई होती है तो सिपाही विद्रोह हो जाएगा। हर कसूरवार सिर्फ सिपाही और थानेदार होगा। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी, यह जिम्मेदारी सामूहिक होगी। हम भी जिम्मेदारी लेंगे, व्यवहारिक चीजों को समझिए, भाषण देने से नहीं होगा और थानेदार से काम नहीं चलेगा। बड़े अधिकारियों को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या हालत है, व्यवहारिक नहीं कानूनी बात की है ना, सबको पता है कि शराब सामाजिक बुराई है, लेकिन बिहार में सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं है, यहाँ कानूनी भी प्रतिबंध है। उसके बावजूद शराब बिक रहा है। शराब न बिके या नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार फेल है। पहले टैक्स सरकार को आता था, अब टैक्स व्यक्तिगत तौर पर आ रहा है, इसलिए शराब की बिक्री नहीं रुक रही है। सबसे सुहेली मेहता जी जरा हमें समझाइए, सुहेली मेहता जी हमें समझाइए। 10 बड़े फैसलों में चौकीदार को गांव में शराब की सूचना देनी होगी। अब समझिए कि आपकी पुलिस जाती है तो उन्हें तो दौड़ाकर पिटाई होती है, तस्कर पिटाई करते हैं। ये चौकीदार की क्या औकात है, चौकीदार कैसे देगा? अगर इसकी सूचना उन रसूखदार तस्करों को मिल जाएगी, चौकीदार के साथ क्या होगा? आप तो उसकी सेफ्टी का पहले प्रबंध करें, अपनी पुलिस को बचा लीजिए। वो एसपी का काम है, उसकी सिक्योरिटी, वो जो पुलिस पूरा सजा भोगे चौकीदार, वो एसपी का काम है, एसपी पर कार्रवाई कीजिए। फिर थानेदार और चौकीदार
थानेदार और चौकीदार चूंकि सबसे करीब में रहते हैं, चूंकि घर में बैठ के लोग शराब पीते हैं, उससे पता चलेगा आखिर नीचे से ही ना कोई चीज ऊपर आएगा। नहीं चलेगा। अरे कैसे नहीं चलेगा, वाला कमाता है, लूटे ओहदेदार और सजा पाए चौकीदार और थानेदार, पूरा ये है जनरल नॉलेज इन लोगों को मालूम है कहाँ से लूट होता है, ये ओहदेदार इसका मतलब समझिए, सजा पाए चौकीदार और थानेदार। कल के ये सरकार की सिस्टम कहीं ना कहीं मीटिंग में सरकार फेलियर है और सरकार फेलियर को सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरे राज्य भर में 45,000 क्या फेलियर है, जरा बताइए। सरकार का फेलियर नहीं है तो क्या है? लेकिन कि शराबबंदी सफल नहीं हो। ठीक है, चौकीदार वाली बात मुझे तुमने उठाई थी ना, थानेदार वाली बात हम नहीं उठाई थी ना, हमें याद है। के लोगों को जेल में बंद करने का काम किया गया, एक माफिया, एक तस्कर और जो सप्लायर है वो जेल क्यों नहीं भेजे जाते हैं? लेकिन निष्कर्ष पर सवाल है ना सुहेली मेहता जी, चौकीदार को क्यों फिर काम करते हैं? चौकीदार पर, थानाध्यक्ष पर क्यों? शराबबंदी सफल नहीं हो। देखिए मेरा सुनिए सुहेली मेहता जी, अभी मैंने एक फोटो ट्वीट किया था, सुनिए सुहेली मेहता जी, रूपसपुर थाने के ऊपर सिर्फ तसले ही नजर आते हैं, अपना भवन नहीं है, और छत पर जो है सिर्फ तसले ही तसले नजर आते। हमने पूछा भाई कि आखिर तसला क्यों रखा है, पता चला कि शराबबंदी में सफलता की जो कहानी, जो मेडल्स हैं वो तसले के तौर पर वहां रखे हुए हैं, उसके लिए आपके पास उपलब्ध नहीं है। जो अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो थाना अध्यक्ष है, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी है, वहां की विधि व्यवस्था और प्लस उस इलाके में क्या चल रहा है। हमें जरा ये बताइए, बार बार छापेमारी, चौकीदार को आपने कह दिया कि एक्शन ले लेंगे, कभी खुल के बोलते कि एसपी साहब को नाप देंगे, डीजीपी साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आएंगे, खुद कहेंगे भाई देखो ये टोपी रखो, ये डंडा रखो। मुख्यमंत्री जी ने कई मीटिंग में नहीं कहा कि कोई भी ये कहने की हिम्मत इनमें नहीं है, दीजिए ना, हम बोलते हैं पता है कि इनके इर्द गिर्द लोग क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, सभी ओहदेदार को पता है। अगर कोई भी अगर ये बात कहना शुरू कर देंगे कि एसपी को नाप देंगे, उसी दिन इनकी सरकार न पा जाएगी। कई बार कहे और इनके सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो न पाना शुरू हो। चलिए, कई सवाल हैं और कई सवालों का जवाब भी हमने सत्ता पक्ष से लेने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, हमारे साथ शामिल हुए। बहस बिहार की आप देख रहे थे और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एमयू के कुलपति के ठिकानों पर छापा। जी हां, मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के ठिकानों पर छापेमारी की खबर आ रही है। बोधगया और गोरखपुर में विजिलेंस की छापेमारी चल रही है और खबर यह है कि 30 करोड़ से ज्यादा की धांधली का खुलासा हो चुका है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के ठिकानों पर छापेमारी की खबर। और संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, अपडेट बताएं। संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल। हाँ संजय, बिल्कुल बड़ी अपडेट बताइए। जी, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी लगातार जारी है और ये छापेमारी देर रात तक चलेगी। लेकिन अभी जो अपडेट आया इस मामले में, जो एडीजी है उनके लेवल पर यह जानकारी आई है कि अब तक 30 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी अनियमितता जो राशि है उसकी अनियमितता और घपला घोटाले का मामला जो है वो अब तक उजागर हो चुका है। इसके अलावा उनका जो पैतृक आवास है गोरखपुर में, वहां पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति जो है वो मिली है। 5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया। और सबसे बड़ी बात मगध विश्वविद्यालय से संबंधित ये है कि यहाँ पर 47 गार्डों के को कार्यरत बताया गया, अभी कार्यरत है वहां पर, लेकिन 80 से अधिक तकरीबन 86 गार्ड के भुगतान जो राशि है उसको उनके पे के आधार पर भुगतान किया जा रहा था। कई तरह की दूसरी अनियमितता पकड़ी गई है। महीने में कई तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके नाम पर भी काफी घोटाले को अंजाम दिया गया और ये छापेमारी अभियान अभी घंटों तक चलेगा। और निश्चित तौर पर राजेंद्र प्रसाद जो कुलपति है मगध विश्वविद्यालय के, वो इस पूरे मामले में फंसते नजर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एमयू के कुलपति के ठिकानों पर छापेमारी की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे और बड़ा अपडेट हम आपको यह बता रहे हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा की धांधली का खुलासा हुआ है। खबरें लगातार जारी हैं।